नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों और किसान मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नाम का फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का विषय है कुंहड़ी की खेती, जिसको अंग्रेजी में पंपकिन बोलते हैं। तो आज हमारे बीच में है रमाशंकर कुशवाहा भैया। पांडे पोखर से चल करके आज सुगापाख गंगापुर में आए हुए हैं। यहीं पर मैं भी था तो मैंने सोचा कि इनसे जानकारी ले लें। आप लोगों ने इनके प्याज के वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और उम्मीद है यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताइए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं रमाशंकर कुशवाहा, ग्राम पांडे पोखर, ब्लॉक कर्मा, जिला सोनभद्र का निवासी हूँ। मैं एक किसान हूँ। और जैसे गर्मी में कद्दू की खेती, कुंहड़ी की खेती होती है हमारे यहाँ जी। तो जैसे हम लोग धान गेहूँ लेते हैं और एक खरीफ की जो होती है वो धान होती है, रबी की गेहूँ होती है, और एक जायद की जो फसल होती है उसमें हम लोग कुंहड़ी की खेती करते हैं। अच्छा अच्छा। जिसे अच्छा स्रोत, इनकम का स्रोत हो जाता है। तो आज हम कुंहड़ी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहेंगे जी। तो जैसे जब भी खेत अपनी खाली हो, जैसे मटर की बुआई हुई या मसूर हुई, चना हुई, सरसों हुई अथवा गेहूं हुई, तो सबसे पहले उसको जोत दिया जाए, कल्टीवेटर से जुताई कर कर छोड़ दिया जाए। अगर आगे खेती तैयार होती है तो, खेत खाली होता है तो जी। इसके बाद जब ही अप्रैल का महीना आता है जी, तो 10 अप्रैल से लेकर और आप 10 मई तक जी, कभी भी आप कुंहड़ी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन बेस्ट होता है कि अप्रैल माह में जो कुंहड़ी लगती है उसकी उत्पादन ज़्यादा होती है, और मई माह में जो कुंहड़ी लगती है उसकी उत्पादन थोड़ा कम होता है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग खेती करते हैं अप्रैल में। अच्छा। तो जैसे कि कल्टीवेटर से 3-4 कल्टीवेटर जोत लेते हैं। इसके बाद रोटावेटर चला देते हैं जी। और रोटावेटर चलाने के बाद ट्रैक्टर में एक कल्टीवेटर में हम लोग एक जुगाड़ बनाए हैं जी। जो ट्रैक्टर चलता है तो दो नाली मतलब 2 मेड़ बन जाता है। अच्छा अच्छा। बीच में नाली बन जाती है और वो दोनों साइड मेड़ हो जाता है। अच्छा। और उसी दोनों साइड मेड़ जो होता है उसी मेड़ पर बुआई होती है। तो जिस किसान के पास पानी की थोड़ा कमी हो वो तो नाली विधि से खेती करते हैं। वो नाली में पानी छोड़ते हैं और दोनों मेड़ पर पानी हो जाता है और वैसी दोनों मेड़ पर कोड़ी बोई जाती है जी। और जिस किसान के पास पानी की पर्याप्त साधन है जी, वो सिंगल एक बेड बनाते हैं और उसी बेड पर कुंहड़ी की बुआई करते हैं। अच्छा। जैसे ट्रैक्टर से एक हम लोग बेड बनाते हैं, जैसे कोई 5 फीट पर बेड बनाते हैं, कोई 7 फीट पर बनाते हैं, कोई 8 फीट पर बनाते हैं, जैसी जिसकी है। लेकिन सर्वोत्तम होता है कि 8 फीट एक बेड से दूसरे बेड की दूरी जो 8 फीट रखी जाती है जी। वो सबसे सर्वोत्तम होता है। जी। इसका फायदा हम आगे बताएंगे। जी। तो जैसे हम लोग बेड बना दिए अथवा बेड बना लिया या नाली खींच दिए। तो जैसे नाली अगर हम खींचते हैं तो नाली के दोनों मेड़ों पर करीब 2-2 फीट की दूरी पर
एक पौध से पौध 2 फीट लगाया जाता है दोनों मेड़ पर जी। और जब हम मेड़ विधि से करते हैं तो 1.5 फीट पर एक हाथ जो होता है कि 1.5 फीट पर एक बीज की बुआई हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो रह गई वैरायटी की बात, तो वैरायटी देखिए इस समय तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रचलित वैरायटी है जी, तो वो बीजो शीतल नाम से किसान लोग जानते हैं जी, जिसे BSS 750 इंद्रजीत के नाम से आता है। जी। उसका मार्केट वैल्यू हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा। उसकी खेती जब हम लोग करते हैं तो उसे बेनिफिट होता है कि किसान जो व्यापारी भाई लोग होते हैं उनको हम मोबाइल के जरिए अपना सेलिंग कर लेते हैं। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अन्यथा अगर दूसरी वैरायटी की कोहड़ी अगर हम लोग लगाते हैं तो व्यापारी आएंगे, देखेंगे, तय करेंगे, तब उस माल को सेल करेंगे, मतलब लेंगे। और जो ये इंद्रजीत होता है BSS 750 इसको इतना पॉपुलर है कि व्यापारी लोग केवल बीजो शीतल के नाम से अगर कह दिया जाए तो वो ले लेते हैं। अच्छा। तो जैसे कि हम 1.5 फीट 2 फीट पर बीज की बुआई करते हैं, अगर दोनों मेड़ों पर बुआई हुई तो 2 फीट और एक बेड पर अगर बुआई हुई तो 1.5 फीट जी। अब बुआई करने के बाद उसको सिंचाई तुरंत करना होता है। अच्छा। कि गर्मी की मौसम होती है, जितना खेत हम बुआई किए उतना खेत रात को सिंचाई हो जाना चाहिए। अच्छा। इसमें भी देखिए किसान भाइयों इम्पोर्टेंट बात है सिंचाई में कि कभी भी कोहड़ी बुआई करने के बाद दिन को पानी न दें। अच्छा। दिन को पानी, टेम्परेचर गर्म होता है, मिट्टी गर्म होती है, अगर दिन को हम पानी जब लगाते हैं तो बीज का जमाव कम होता है। अच्छा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दिन के शाम को जैसे हम 3 बजे से जाते हैं बुआई करते हैं और रात को जब भी लाइट आती है 5 बजे 6 बजे 8 बजे जो भी लाइट आती है तो हम सारा रात उसकी सिंचाई कर देते हैं। अच्छा। तो उसका जो जर्मिनेशन होता है वो तकरीबन 90-95% जर्मिनेशन बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। अगर हम जैसे दिन की लाइट आई और दिन को हम जब सिंचाई किए धूप में तो वो करीब 75-80% की जमाव होती है। अच्छा। तो किसान भाई इसको विशेष रूप से ध्यान दें कि शाम को बुआई करें और रात को सिंचाई करें। जी जी। जब बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं तो 8 से 10 दिन पर हमारा बीज जर्मिनेट हो जाता है। तो जैसा ही बीज जर्मिनेट हो उसके बाद सिंचाई कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा। एक पानी जो हम सिंचाई किए हैं इसके बाद दूसरा पानी नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान रखिए। एक ही पानी पर बीज को जर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद जब बीज जर्मिनेट हो जाता है तो दूसरा पानी लगाया जाता है। जब पौधा आपका 15 दिन 20 दिन का हो जाता है जी तो उसमें खाद प्रबंधन किया जाता है, निराई गुड़ाई और खाद। तो उसमें होता है क्या कि जैसे थालों के पास जितना पौधा है तो पौधा के पास DAP यूरिया पोटाश का जो मिश्रित होता है उसको हम डालते हैं और डालने जैसा कि किसान भाइयों खाद प्रबंधन में जैसे कोहड़ी जब जाम जाती है जी तो तकरीबन 20-25 दिन बाद उसको DAP यूरिया पोटाश एक में मिलाकर उसमें थोड़ा ह्यूमिक, जैसे अगर हम एकड़ में बात करें जी एकड़ में ही तो 1 से 1.5 किलो ह्यूमिक जी और माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छा जो चिलेटेड हो, अच्छा
देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर जिसे हम कहते हैं कि जिंक हो गया, अगर जिंक आप डीएपी में डालते हैं तो रिएक्शन कर कर वो खराब हो जाता है। जी जी। लेकिन जो चिलेटेड जिंक होता है उसको अगर आप डीएपी में मिक्स करते हैं तो खराब नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो जो चिलेटेड ले, हाँ जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हो वो चिलेटेड हो, चिलेटेड फार्म होना चाहिए। हाँ चिलेटेड फार्म होना चाहिए। 1 से 1.5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लें जी और 1-1.5 किलो ह्यूमिक ले लें जी। और 1 बीघे पर 20 किलो डीएपी ले लें। 1 एकड़ में 1 एकड़ में 20 से 25 किलो डीएपी ले लें अच्छा। और 10 से 15 किलो पोटास ले लें जी। 5 से 10 किलो यूरिया ले लें और सभी को एक दूसरे में मिक्स कर लें। अच्छा अच्छा। मिक्स करने के बाद जो बेड बना है थाला, तो उसमें अगर आप मट्टी चढ़ाते हैं जी तब तो आप छिटकवा कर दीजिए बेड पर और मट्टी चढ़ा दीजिए। जी। अगर आप मट्टी नहीं चढ़ाते हैं, खुरपी देते हैं, हाँ। तो पौधा से तकरीबन 4-6 इंच चौबगला दूरी छोड़कर और वो खाद को गिराकर आप मिट्टी में मिला देना। हाँ खुरपी के सहायता से मिट्टी में मिला दीजिए और खरपतवार जो होता है उसको खुरपी से निकाल दीजिए। जी। अगर आप बड़े किसान हैं, जी, अगर खुरपी चलाना आपकी संभव नहीं है, जी, तो आप जो ट्रैक्टर से रेजर आती है बेड बनाने की, तो एक ट्रैक्टर कल्टीवेटर में जुगाड़ लगता है जिसे अगर हम आगे आगे ट्रैक्टर चलाते हैं पीछे हमारा बेड बनता है। तो जो जितना उर्वरक है उसको हम बिखेर देते हैं और ट्रैक्टर के सहायता से मट्टी चढ़ा देते हैं। तो जितना घास पात होता है वो भी नष्ट हो जाता है और हमारा खाद भी मिल जाता है। और इसके बाद 12 से 24 घंटा के बीच में जब जिसे घास अगर छोटा है तो वो 12-24 घंटा में सूख जाता है जी। तो घास जब सूख जाए तो उसकी हल्की सिंचाई कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हल्की जब सिंचाई कर देंगे जी तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और खाद हमारा काम करेगा। इसके बाद आती है कीट प्रबंधन की बात। तो कद्दू में एक लाल कीड़ा होता है जी जी, जो पत्ती को काटता है, खा जाता है पत्ती को। तो पत्ती को खाता है तो पत्ती में छेद हो जाता है जी। तो उसके लिए एक आता है प्रोफेनोफास आता है। अच्छा, प्रोफेनोफास, प्रोफेस सुपर के नाम से, या आप लैम्ब्डा साइथ्रिन और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, अथवा इमिडाक्लोरोपीड आता है, अथवा थायोमिक्सथाम आता है। जो भी रस चूसक कीटों का है, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो, उस दवाई का स्प्रे कर दें। अच्छा। तो वो जो कद्दू का लाल कीड़ा होता है वो समाप्त हो जाता है जी। इसके आगे एक आती है लीफ माइनर, जो पत्ती में टेढ़ा मेढ़ा वो लाइन खींच देती है। जी जी। जो पत्ती को आप देखेंगे तो पत्ती के बीच में वो सुरंग बनाकर और टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच देती है। उसका भी अगर आप जिसे इमिडाक्लोरोपीड या थायोमिक्सथाम डालते हैं वो कंट्रोल हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो आप जैसे 50 से 55 दिन की कद्दू जब हो जाती है हमारी जी, तो हमारा फूल आना शुरू हो जाता है जी, और फल बनना शुरू होता है। तो उस समय जिसे सिंचाई प्रबंधन की हम बात करें, सॉरी थोड़ा हम आगे चल गए, जिसे सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो हफ्ता में एक बार 7 दिन 8 दिन पर एक बार आपको सिंचाई करनी होती है। हाँ, 7 से 8 दिन पर आप नाली में पानी छोड़ दीजिए और जहाँ तक संभव हो सके अगर हम रात को सिंचाई करते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। अथवा किसान भाई को जो भी जैसा भी
लाइट आती है, जैसा भी पानी का साधन मिलता है कर सकते हैं, लेकिन संभवतः अगर रात को करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। जी। तो 8 से 10 दिन पर सिंचाई करना अनिवार्य होता है, नहीं पौधा सूख जाता है। इसके बाद आपका 50-55 दिन पर फूल आता है और फ्रूटिंग बनना शुरू हो जाता है। उस समय विशेष ध्यान देना होता है ये कि परागण, जी। जैसे कि आप जब भी दवा को स्प्रे करें, जब फल बनने लगे जी। तो जहाँ तक संभव हो सके आपको 4 बजे के बाद ही दवा का छिड़काव करना है, जब मधुमक्खी चली जाए। जब मधुमक्खी चली जाए। जी जी। देखिए, अगर सुबह को हम 7 बजे 8 बजे अगर दवा छींट देते हैं तो भंवरा और मधुमक्खी परागण का काम करते हैं, ये सब मर जाएंगे और ये मर जाएंगे और भाग जाएंगे, और इतना उस सब का डर हो जाएगा कि अगले दिन उस खेत में नहीं आएंगे, दूसरे प्लाट में चले जाएंगे। जी। तो जब मधुमक्खी और भंवरे नहीं आएंगे तो आपका परागण बढ़िया नहीं होगा। जी जी। अगर परागण बढ़िया नहीं होगा तो जो फ्रूट बनेगा वो पीला होकर आपका गिर जाएगा। जी जी। तो जैसे किसान भाई कहते हैं कि हमारे लता पर 8 लगा 10 लगा लेकिन बचा 1-2, उसका रीजन यही होता है कि अगर आप सुबह में दवा को छिड़काव कर दिए और मधुमक्खी मर गई अथवा भाग गई तो आपका परागण सुनिश्चित रूप से नहीं होगा, तो आपका फल पीला होकर गिर जाएगा। एक तो ये बात होती है, और दूसरी की बात होती है कि कैल्शियम और बोरान। जी जी। किसान भाई ये करते हैं कि कोड़ी है, चलो हो जाएगा, लेकिन फ्रूटिंग अवस्था में कैल्शियम और बोरान की प्रचुर मात्रा देनी चाहिए। मैग्नीशियम भी ना सर? मैग्नीशियम तो वो होता है कि वो होता है पौधों को जो हरा भरा करना होता है, तो मैग्नीशियम हम देते हैं, लेकिन फ्रूट में सबसे ज्यादा सहयोग होता है कैल्शियम और बोरान का। अच्छा। और कैल्शियम बोरान एक दूसरे का पूरक होता है, भाई भाई होता है, कभी जीवन में रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, तो कैल्शियम और बोरान दोनों मिक्स करते हैं तो रिएक्शन नहीं होता है, भाई भाई होता है, मिक्स बढ़िया होता है। अच्छा। हाँ, ये दोनों मिलकर बढ़िया असर दिखाते हैं। जी जी। तो फ्रूटिंग अवस्था में कैल्शियम और बोरान देना चाहिए। आप जमीन में भी दे सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं। जी जी। अब रह गई बात कि जैसे 50 जिसे आप 15-20 दिन पर निराई गुड़ाई किए हैं और फिर आपका स्टेज आ गया 55-60 दिन का, तो खरपतवार आ जाते हैं। जी। तो जब खरपतवार आ जाते हैं तो देखिए, एक बार तो हम जुताई कर दिए हैं 20-25 दिन पर, 20 दिन पर, इसके बाद अगर जो जिससे कि हमको 50-55 दिन की जब आती है तो तकरीबन उस समय की जो घास जमती है, जैसे पतली चौड़ी पतली जो पत्ती की घास होती है वो ज़्यादा जमती है, चौड़ी की कम जमती है। तो जैसे पतली पत्ती के लिए एक एजिल आती है अदामा का, टर्गा सुपर आता है, कई प्रकार की दवाइयाँ हैं मार्केट में। आप दुकानदार के पास जाइए और कहिए कि हमारी कोहड़ी की फसल लगाए हैं और वो सकरी पत्ती की घास हो गई है, तो आपको दवा उपलब्ध हो जाएगी। तो आप जिसे अदामा का एजिल डाल सकते हैं, टर्गा सुपर डाल सकते हैं। तो इसको आप जैसे 30 ml 40 ml 30 से 40 ml प्रति पंप में जी एजिल को सिंचाई करने के 24 घंटे के बाद आप बेझिझक फसल में छिड़काव कर दीजिए। उसको बचाना कुछ नहीं है, आप एक तरफ से टंकी उठाइए और एक तरफ मार दीजिए। और जब 30 से 40 ml जब डालते हैं, 50 ml भी डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा। अगर आपकी जिसे घास अगर ज़्यादा बढ़वार की है तो आप 50 ml भी डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 20-25 दिन पर आप जुताई किए हैं तो आपकी घास 4 से 6 पत्ती 8 पत्ती की ही होगी। आप अनावश्यक दवाई काहे डालेंगे, 30-35 ml में आपका काम हो जाएगा जी। और एक हफ्ता में देखेंगे तो धीरे धीरे जितने सकरी पत्ती की घास है वो समाप्त हो जाएगा जी, वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग फिर चलते हैं फ्रूटिंग अवस्था में। तो जैसे कि 65 दिन, बुआई से 65 दिन पर फल तुड़ाई योग्य हो जाता है जी तकरीबन। जो हम वैरायटी बताए हैं
वो 65 दिन पर तोड़ाई योग्य हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो 65 दिन पर तोड़ते हैं और सींचते हैं और आप स्प्रे वगैरह करते हैं, जैसे 05234 हो गया, टॉनिक हो गया जी, जो तमाम मार्केट में टॉनिक है, जैसे ईसाबियान है, सेप्टियान है ना, सेप्टान है, ईसाबियान है और वियाग्रो है, आपको रेपिग्रो है, तमाम है। आप दुकानदार के पास जाइए और हमको कह दीजिए कि कोहड़ी में ये फसल लगाए हैं, हमको टॉनिक चाहिए, तो वो दे देगा। अच्छा। आप टॉनिक स्प्रे कीजिए, 05234 का स्प्रे कीजिए। सिंचाई का आप प्रबंधन सुनिश्चित रूप से कीजिए। अगर सिंचाई में आप लेट करेंगे तो आपका फल खराब हो जाएगा जी। तो आप सिंचाई प्रॉपर एक हफ्ता पर करते रहिए। आपका 65 दिन से 90 दिन 100 दिन तक कोहड़ी की फसल प्रॉपर एक हफ्ता पर फसल प्रोडक्शन देती रहेगी। इसके बाद जब 100 दिन तकरीबन होता है तो तकरीबन धीरे धीरे बरसात आने लगती है। जून का महीना हो जाता है, जुलाई का हो जाता है जी। जब तक आपकी खेत में पानी नहीं भरेगा तब तक थोड़ा बहुत कोहड़ी फरता रहेगा। अच्छा अच्छा। तकरीबन उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा किसान का मेहनत होता है उस प्रकार से उत्पादन होता है। तो करीब इसका उत्पादन एक एकड़ में कितना आ जाता है? तो एक एकड़ में 50 कुंटल से लेकर 100 कुंटल उत्पादन हम किसान लोग लेते हैं। अच्छा अच्छा। जैसा कि जितना देख रेख आप करेंगे, आपका प्रबंधन अगर बहुत बढ़िया अगर होता है जी तो 100 कुंटल एकड़ भी हो सकता है। अगर आप लो ग्रेड के हैं तो 40-50 हो सकता है। अगर आप हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं और कोहड़ी की खेती करना चाहते हैं तो आप 0 भी हो सकते हैं। सीधी सी बात। सीधी सी बात कि अगर आप कहिए कि नहीं हम कोहड़ी बो दिए और हमारी फसल तैयार हो जाए तो ऐसा आज के डेट में संभव नहीं है। तो आप माइनस में भी हो सकते हैं। अगर बढ़िया प्रबंधन करते हैं तो एक एकड़ में 100 कुंटल कोहड़ी आप उत्पादन कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार। तो हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे चैनल को समय देने के लिए रमाशंकर भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। उम्मीद है किसान भाइयों को यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ में अन्य किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नाम का फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।